हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपनी चैनल लर्निंग फार्मेसी पे, जहां जितने भी फार्मा एग्जाम्स होते हैं बच्चों, उनकी हम तैयारी कराने की कोशिश करते हैं आपको। और जो आपकी थ्योरीज वगैरह के जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनको भी हम कंप्लीट करते हैं अपने चैनल पे। तो चैनल के पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे जो अभी बहुत ही जल्दी आपके रेलवे फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। उनके सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम अपने चैनल पर कवर कर रहे हैं पिछले बहुत से महीनों से। और अभी क्योंकि आपकी फाइनल प्रिपरेशन की तैयारी आपको करनी है, तो बहुत ही फास्ट ट्रैक पे हम अपनी इस तरह की प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, करेंटली यूएसए में सेटल्ड हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम्स में। द मीनिंग ऑफ द एब्रिविएशन SOS, तो इसका मतलब जान लेते हैं, फिर इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। इसका मतलब होता है इफ़ नेसेसरी या इन एमरजेंसी। तो देखिए, जहाँ भी जिस भी मेडिसिन के ऊपर SOS लिखा होगा, प्रिस्क्रिप्शन पे SOS लिखा होगा, उसका मतलब होगा कि जब ज़रूरत हो या जब बहुत ही इमरजेंसी कंडीशन हो जाए, अगर सीवियर केस की हम बात करें, तब इस तरह की मेडिकेशंस को लेना है। अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो देखिए, सी ऑपस सिट इसकी फुल फॉर्म होती है, जो कि एक लैटिन फ्रेज है। इसका मतलब है एज नीडेड। तो मोस्टली जो पेन की मेडिकेशंस होती हैं, जो दर्द को कम करने के लिए दी जाती हैं, उसमें मोस्टली SOS लिखा जाता है कि जब भी दर्द हो पर्सन को तो ये मेडिकेशन ले सकता है, क्योंकि ये पेन किलर है। ये रेगुलर ऐसी कोई बीमारी नहीं होती कहीं भी दर्द होना। तो जब जब थोड़ी सी पेन की इंडिकेशंस लग रही हैं कि पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस तरह की मेडिकेशंस ले ली जाती है। तो यहाँ पर ये लिखा है, देखिए, इट्स ऑफन यूज्ड ऑन प्रिस्क्रिप्शन टू इंडिकेट दैट द मेडिकेशन शुड बी टेकन ओनली व्हेन रिक्वायर्ड रादर देन इन ऑन द फिक्स शेड्यूल। मतलब देखिए, फिक्स शेड्यूल का क्या मतलब है कि जैसे हमें पता होता है कि BP की मेडिकेशन है तो दिन में 2 बार लेनी है। जो शुगर डायबिटीज़ की मेडिकेशन होती है दिन में 2 बार या 3 बार भी लेनी पड़ती है। बट इस तरह की जो पेन किलर्स होती हैं, वो जब ज़रूरत पड़ती है तभी हम लेते हैं। ये था इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, देखिए, मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द पेशेंट विद हेड इंजरी बिकॉज इट कैन कॉज। मतलब अगर किसी पर्सन को हेड इंजरी हुई है तो उसको एज अ पेन किलर मॉर्फिन नहीं दी जाती। कॉन्ट्राइंडिकेट मतलब बिल्कुल ही सख्त मना होता है इसको देने के लिए। क्या रीज़न होता है उसका, तो पहले देखिए आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी मॉर्फिन इन तरह के लोगों को जिनको हेड इंजरी हुई है, उनको रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज कर सकते हैं, यानी सांस लेने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी उस पर्सन को। उसके बाद क्या है, देखिए, इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी इंक्रीज कर देती है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो उसके हेड में जो प्रेशर है बोन्स के बीच में, उसको भी इंक्रीज करने का काम करती है इस तरह की मॉर्फिन अगर दी जाए हेड इंजरी के केस में। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेंटल क्लाउडिंग एंड वॉमिटिंग भी हो सकती है। मेंटल क्लाउडिंग में पर्सन को धुंधला दिखने लगता है, पर्सन को कंफ्यूज होने लगता है, उसको अपने आसपास की चीज़ें ठीक से दिखती नहीं है और डिजीनेस जैसी चीज़ें होने लगती हैं उसके साथ। तो इस तरह की चीज़ें होंगी अगर मॉर्फिन दी जाए इन तरह के हेड इंजरी के पेशेंट्स को। मॉर्फिन क्या है, देखिए, नॉन सिंथेटिक नार्कोटिक है जिसका बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल होता है। इसके अब्यूज़ का मतलब इसके एडिक्शन के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं और इसको ओपीएम से डिराइव किया जाता है। मॉर्फिन को बहुत ही ज़्यादा सीवियर केस जो होते हैं पेन के, उसी में दिया जाता है जब कोई भी पेन किलर मेडिकेशन पर्सन को काम नहीं कर रही है और उसको दर्द से आराम दिलाना ही दिलाना है डॉक्टर को, तो उसके एकदम सीवियर केस में वो मॉर्फिन प्रिस्क्राइब करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब। नेक्स्ट पूछना, देखिए, अगर फिजिशियन किसी भी पर्सन को प्रिस्क्राइब, किसी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं ड्रग जिसकी प्रिस्क्रिप्शन पे HS लिखा है, तो इस सिंबल का क्या मतलब होता है। तो डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं बच्चों। आंसर इसका ऑप्शन बी एट बेड टाइम, यानी ये दवाई पर्सन को रात को सोने से जस्ट पहले लेनी है। तो देखिए, इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है होरा सोमनी, ये भी आपको याद रखना है, टेकन एट बेड टाइम। और अगर PC किसी प्रिस्क्रिप्शन में, PC बहुत ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, तो PC का मतलब होता है पोस्ट सिबम, यानी टेक आफ्टर अ मील। पोस्ट मतलब आफ्टर, सिबम मतलब मील, तो आफ्टर अ मील मेडिकेशन लेनी होती है इसमें। तो अभी हमने दो इसके एब्रिविएशंस देखे, HS देखी एंड PC को देखा हमने। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए, द पॉइजन एक्ट वॉज पास्ड इन। पॉइजन एक्ट कब पास हुआ था, तो इसका आंसर बच्चों ऑप्शन ए, 1919 में पास हुआ था पॉइजन एक्ट। अब देखिए, जैसे हम सभी को पता है कि पॉइजन बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। अगर इसका गलत इस्तेमाल कर लिया गया तो किसी पर्सन की जान ली जा सकती है, किसी पर्सन की जान भी जा सकती है। तो इसीलिए ये लॉ पास किया गया ईयर 1919 में, जहाँ पर कुछ इसके लॉज में कुछ बदलाव लाएगा कि कौन इसको खरीद सकता है, पॉइजन
पॉइजन को देखिए कहीं से भी जाके आप ऐसे ही नहीं खरीद सकते हैं। बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं, बहुत सारी लीगल चीज़ें होती हैं जिसको आपको ऑप्ट करना होता है। अगर किसी भी मेडिकल इंडस्ट्री को भी अगर पॉइजन को खरीदना है तो उनको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू गुजरना होता है। अब देखिए हम सभी को पता है पॉइजन डेंजर तो होते हैं, बट बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस होती हैं, जैसे पेन की मेडिकेशंस होती हैं और भी बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन होती है जिनमें बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ पॉइजन को मिलाया जाता है। बहुत सारी ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज़ भी होती हैं और उसके बाद उसको बीमारी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह से कौन इस तरह के पॉइजन को खरीद सकता है, कौन इसको अपने पास रख सकता है और कौन इसको इंपोर्ट कर सकता है, यानी किसी देश से कौन इसको मंगा सकता है, इसी के लिए सारे लॉज लिखे गए इस तरह के पॉइजन एक्ट 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे थे कि मैनिटोल इसमें से किस तरह का सॉल्यूशन है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है मैनिटोल। अगर हम मैनिटोल की बात करें तो इसे एज अ डाययूरेटिक इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि यूरिन मोर एंड मोर यूरिन बने बॉडी में और यूरिन पास आउट हो जाए बॉडी से एक्सेस ऑफ वाटर, जिसमें यूरिन में एक्सेस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट जो है वो हमारी बॉडी से पास होके एक्सक्रीट होके निकल जाए। तो इसको किस केस में दिया जाता है? देखिए जो बहुत सारी ऐसी स्वेलिंग के केस होते हैं जहां पर बॉडी में के अलग अलग पार्ट्स में सूजन आ रही है, हार्ट में प्रॉब्लम हो रही है, किडनीज में प्रॉब्लम हो रही है और कोई किसी तरह की लिवर की डिसीज है और जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है, तो उन सारी स्वेलिंग को से रिलीफ पाने के लिए, स्वेलिंग से आराम दिलाने के लिए इस तरह के मैनिटोल्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। और देखिए जो स्वेलिंग होती है ब्रेन के अराउंड और जो आइज के अराउंड जो स्वेलिंग होती है उससे भी रिलीफ दिलाने के लिए मैनिटोल्स दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना था कि 1 लीटर इज रफली इक्वल्स टू 1 लीटर इसमें से कितने पिंट्स के बराबर होता है। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेजरिंग यूनिट्स पे हैं, पिंट्स के बारे में बहुत कम लोगों को पता होगा, बट ये भी एक तरह की मेजरिंग यूनिट है। अगर हम पहले आंसर देख लेते हैं उसके बाद अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं आपको। तो 1 लीटर अप्रॉक्सीमेटली यानी रफली 2 पिंट्स के बराबर होता है। अगर हम देखें यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट की बात करें तो 8 फ्लूइड आउंस को माना जाता है कि ये 1 कप जो होता है आपके घर में 1 कप के बराबर होता है 8 फ्लूइड आउंस। अगर 2 कप की बात करें तो 2 कप मिला के बनता है 1 पिंट, और जैसे कि हमने देखा कि 2 पिंट्स मिला के बनता है 1 लीटर। अगर 2 पिंट्स की हम बात करें तो ये बनता है 1 क्वार्ट्स और 1 लीटर के अराउंड ये बनता है। और अगर 4 क्वार्ट्स की हम बात करें तो ये बन जाता है 1 गैलन। तो ये जो सारी ही मेजरमेंट्स हैं बच्चों ये भी आपको याद रखने, बहुत बार इसका कन्वर्जन भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको ये एक्सप्लेन किया, देखिए पिंट क्या होता है, हाफ ऑफ द क्वार्टर्स, क्वार्ट्स का हाफ होता है पिंट। अगर मान लीजिए कि 16 फ्लूइड आउंस है 1 पिंट, तो अगर हम क्वार्ट्स की बात करें तो ये 32 फ्लूइड आउंस हो जाएगा। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया, बाकी ये जो चीज़ है ना, ये वाली जो स्क्रीन पे आपको चीज़ दिख रही है इसको आप अच्छे से प्लीज़ ज़रूर याद कर लें कि क्या इसकी यूनिट्स होती हैं, क्या इसकी जो क्वांटिटी होती है। 2 कप्स के बराबर 1 पिंट होता है। तो अगर 4 कप्स के बराबर आपसे पिंट पूछे तो 4 कप्स इज इक्वल टू 2 पिंट, ये आपको याद रखना चाहिए। और क्योंकि यहाँ पर 1 लीटर पूछा है तो यहाँ पर लीटर्स को मेंशन नहीं किया है, गैलन को मेंशन किया है। तो इस हिसाब से आप अपने जो भी आंसर होगा उस तक पहुँच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना, देखिए ओपियोइड एनाल्जेसिक्स जिनको नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स भी कहा जाता है, ये क्या प्रोड्यूस करते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों देखिए पहले आंसर देख लेते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। आंसर इसका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी इस तरह के जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स होते हैं जिनको ओपियोइड थेरेपीज में दिया जाता है। सिडेशन यानी पर्सन को नींद आने लगती है। एनाल्जेसिया मतलब जिस इफेक्ट के लिए बेसिकली इनको दिया जाता है कि पर्सन को दर्द से आराम मिल पाए, तो ये इफेक्ट कॉज करते हैं। यूफोरिया देखिए एक तरह की स्टेट होती है जहाँ पर्सन बहुत ही हाई स्टेट में चला जाता है जो उसकी नॉर्मल स्टेट से बिल्कुल ही अलग है। ये इस तरह की जो मेडिकेशंस होती हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक, इसीलिए इनको प्रोहिबिटेड किया जाता है, इसीलिए बहुत आराम से इनको नहीं मिलती है ये कहीं भी, क्योंकि हैबिट फॉर्मिंग कैपेबिलिटी होती है इनकी कि पर्सन को इसकी आदत लग सकती है। अगर इसके बिना उसको काम ही नहीं चलेगा, दर्द में आराम ही नहीं मिलेगा अगर इस तरह की मेडिकेशन उनको ना दी जाए। तो इसीलिए बहुत ही एक्सट्रीम केस जो होते हैं जहाँ पर कोई भी मेडिकेशन काम नहीं कर रही है, वहाँ पर इस तरह की मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यानी पर्सन को सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है और पर्सन की डेथ भी हो सकती है इस वजह से। नोजिया, वॉमिटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन जैसे सारे ही इफेक्ट कॉज करते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक्स। ओपियोइड क्या होता है, देखिए ऐसी मेडिकेशंस होती हैं जो कि मिमिक करती हैं जो ओपियम होता है उसके इफेक्ट को मिमिक करती है, यानी उसके जैसा इफेक्ट शो करती हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स देखे जाते हैं। और जैसे कि हमने बताया पेन वगैरह के केस में इसको, एक्सट्रीम केस जो होते हैं उनमें इसको प्रिस्क्राइब
प्रिस्क्राइब किया जाता है। साइड इफेक्ट में देखिए सिडेशन, डिजीनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन जो हमने देखा अभी, फिजिकल डिपेंडेंस हो जाना, इस टॉलरेंस डेवलप हो जाना। टॉलरेंस मतलब कि कम डोज पे ये इफेक्ट नहीं करती है, डोज को बढ़ाना पड़ता है धीरे धीरे और तभी इनका इफेक्ट देखा जाता है बॉडी पे। एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हमने देखा। नेक्स्ट पूछ रहे हैं आपसे 1 टेबल स्पून इज सेम एज 1 टेबल स्पून, इसमें से कितने ml के बराबर होती है? इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। 1 टेबल स्पून होती है 15 ml के बराबर और जो 1 टीस्पून होती है वो आपको याद रखना है, ये इस तरह की जो टीस्पून होती है ये होती है 5 ml के बराबर। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए किसी को। टेबल स्पून बड़ी होती है जो सूप वगैरह के लिए यूज़ की जाती है, इसको टेबल स्पून कहते हैं। ये जो छोटी होती है टी स्पून होती है, जो ज़्यादातर सिरप प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तो वो टी स्पून की फॉर्म में ही प्रिस्क्राइब किया जाता है कि 5 ml लेना है 2 टाइम्स अ डे और 3 टाइम्स अ डे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं डेमिस्टर स्पून भी होती है, तो ये और भी छोटी वाली स्पून्स होती हैं। इस तरह की जो टेबल स्पून्स होती हैं, देखिए 1 टेबल स्पून इज इक्वल टू 3 टीस्पून, क्योंकि ये 5 3 ज़ा 15, ये 5 हो गया तो ये 15 हो गया। और ये सारी ही यूनिट्स जो है इसको बेकिंग में, कुकिंग में या जो मेडिकेशन प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर, उन सभी में इस्तेमाल किया जाता है इन तरह की यूनिट। नेक्स्ट पूछ रहे देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एस्प्रिन। एस्प्रिन के बारे में इनमें से क्या सही नहीं बताया गया है बच्चों? तो देखिए आंसर है इसका ऑप्शन बी, एस्प्रिन इंक्रीज प्लेटलेट एग्रीगेशन, हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है वो अभी देखेंगे, पहले सही स्टेटमेंट सारी देख लेते हैं हम। देखिए एस्प्रिन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन के लिए इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। एस्प्रिन का एक तरह का साइड इफेक्ट है कि गैस्ट्रिक अल्सरेशन और जीआई ब्लीडिंग कॉज करती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो जाती है अगर बहुत ही एक्सट्रीम केस अगर देखे जाए तो। एस्प्रिन देखिए प्रोवाइड करती है सिम्प्टोमेटिक रिलीफ इन रूमेटॉइड अर्थराइटिस, तो ये भी ठीक है। बट ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि इसका उल्टा करती है। एस्प्रिन क्या होती है, देखिए ये जो प्लेटलेट थ्रोम्बोक्सिन A2 है, थ्रोम्बोक्सिन A2 जिसकी वजह से जो थ्रोम्बस फॉर्म होता है, एक तरह का जो क्लॉट फॉर्म होने वाला होता है, इसके थ्रोम्बोक्सिन A2 के बनने को इनहिबिट करती है, यानी इसको नहीं बनने देती है, जिसकी वजह से थ्रोम्बस फॉर्म नहीं हो पाता है और ये जो ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। हेल्प इन ब्लड कोएगुलेशन यहाँ लिखा है, ये गलत है। ये ब्लीडिंग कॉज कर सकती है अगर इसको ठीक से प्रिस्क्राइब नहीं किया गया, पेशेंट की कंडीशन को देख के नहीं दिया गया, तो एक्सट्रीम केसेस में ये एक्सेसिव ब्लीडिंग तक कॉज कर सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट इसमें से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें से क्या एक तरह का सिंथेटिक ओपियोइड का एग्जांपल है? पैथेटिन, ट्रामाडोल, मिथाडोन या ऑल? तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, ये सारे ही सिंथेटिक ओपियोइड के एग्जांपल आपको बताए गए हैं। सिंथेटिक ओपियोइड क्या होते हैं, देखिए ये मैन मेड ड्रग्स होती हैं जो कि मिमिक करती है, यानी एक तरह से जो नेचुरल ओपियोइड्स होते हैं ओपियम एंड हेरोइन, उनके एक्शन जैसे इनका एक्शन होता है, बट कैन बी मोर डेडली, यानी उनसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है अगर कंट्रोल्ड वे में ना ली जाए। बहुत सारी ड्रग्स है, देखिए हमने ये 3 ड्रग्स तो देखी हैं, ट्रामाडोल, फिर ये आप देख रहे हैं टेपेंटाडोल, कोडीन, मॉर्फिन, फेंटानिल, मिथाडोन, ये सारे ही एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक ओपियोइड ड्रग्स के। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम जल्दी लाने वाले हैं अपने चैनल पे, ताकि आपकी जो तैयारी है अपने एग्जामिनेशन की वो बहुत ही जल्दी से बहुत ही अच्छे से हो पाए। चैनल पे नए हैं तो बच्चों लाइक ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, सब्सक्राइब भी किए बिना बिल्कुल ना जाए। इसी तरह से हमें अपना सपोर्ट दिखाते रहें। कोई भी अगर सवाल है आपके मन में तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।